हिम्मत मत खोना ए दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना ए दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ मैं आज की क्लास में। आज हम अनुप्रास अलंकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है और कितने इसके भेद होते हैं। तो समय को न गवाते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। और वर्ण होते क्या हैं? ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या होते हैं? आप सभी को वर्ण से याद आ रहा हो तो हिंदी की वर्णमाला जो ऐसे प्रारंभ होती है और ग तक होती थी, ठीक है। तो इसे अभी आपको याद आ गया होगा कि जो बचपन में आप पढ़ते थे अनार ज्ञानी, तो वो क्या होती है? वर्णमाला होती है। और इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन सभी को हम जितने भी ये अक्षर हैं। अनुप्रास अलंकार में हम स्वरों की पर चर्चा नहीं करते हैं, स्वरों की समानता को नहीं देखते हैं। स्वरों को छोड़ करके व्यंजनों को देखा जाता है इसमें। किसको? व्यंजनों को। और व्यंजन कौन से हैं? ये वाले जो इस कॉलम में हैं, ठीक है। क से लेकर के ग तक आपके सभी व्यंजन हैं। तो अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति को देखा जाता है। जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, अनुप्रास के प्रमुख उदाहरण। जैसे देखिए, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर आपको आवृत्ति दिख रही होगी रै वर्ण की। देखिए, रै वर्ण है जो कई बार आया है, ठीक है। तो रै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर देख सकते हो आप च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में तय वर्ण की आवृत्ति है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी में कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है और फिर उसके बाद भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इससे अगला उदाहरण है, कूकी कूकी कलित कुंज करत कलोल। यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति है, कूकी कूकी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर कै है, फिर कै है, कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पके पेड़ पर पका पपीता, यहाँ पे आप देखिए पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इससे अगला है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो यहाँ पर ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप अनुप्रास अलंकार को समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। और वर्णों की भी किसकी आवृत्ति? स्वरों की आवृत्ति को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति देखी जाती है, ठीक है। अब इससे आगे बेटा हम समझेंगे कि अनुप्रास के भेद कितने होते हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। कुछ बच्चे ये इस नंबर को देख करके कंफ्यूज मत होना कि ये तो 4 का लिखा हुआ है। ये 4 नहीं है, ये 5 लिखा हुआ है। जो देवनागरी के अंक होते हैं उसमें 5 को इस तरह से लिखा जाता है। एक को इस तरह से, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, और चौथा होता है अनंत्यानुप्रास, और 5वां श्रुत्यानुप्रास। अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम कैसे इन नामों को याद रखेंगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आसान सी ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि उसके हिसाब से आप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इससे आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे छेकानुप्रास को। छेकानुप्रास क्या होता है? जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होगी। आवृत्ति क्या होती है? जैसे तय वर्ण लिखा हुआ है तो एक बार और लिख दिया जाए, तो इसे कहेंगे हम एक बार आवृत्ति। एक आवृत्ति बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक बार आवृत्ति बोलेंगे इसे हम, अगर हमने एक बार और लिख दिया तो। और वैसे अगर हम देखें तो वर्णों के रूप में ये 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तय है, यहाँ पे भी तय है। और आवृत्ति के रूप में हम कहेंगे कि तय वर्ण वैसे तो लिखा हुआ है और इसकी एक बार और आवृत्ति हुई है। तो जहां पर आपको ये वाला ऐसे क्रम देखने को मिले, वहां होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक बार ही आवृत्ति होती है। कितनी बार? बस एक बार आवृत्ति होगी। और जो एक वर्ण है, अगर वर्णों को आप संख्या के अनुसार देखोगे तो संख्या में 2 बार आएगा, वो संख्या में 2 बार लिखा आएगा इस तरह से।
अब देखो छेकने का अर्थ होता है, छेकने का अर्थ होता है किसी को छोड़ देना। कैसे याद रखोगे? छेकने का अर्थ क्या होता है बेटा? किसी को छोड़ देना। तो किसी को जैसे मान के चलो किसी ने किसी को निमंत्रण दिया है, अपने एक दोस्त को तो दे दिया है, उन्हें तो बुलाया है, दूसरे को नहीं बुलाया है, तो दूसरे को छेक दिया है, मतलब उसे छोड़ दिया है। छेकने का अर्थ क्या हुआ? छोड़ दिया। तो आप ऐसे याद रखोगे कि छेकने का अर्थ होगा छोड़ देना। एक को बुलाया है, बाकी को छोड़ दिया है, तो मतलब जहाँ पे वर्ण की एक बार ही आवृत्ति होगी वहां पे छेकानुप्रास। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे इसे। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। अमीय मुरीमय शूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अमीय मुरीमय चूरन चारु। यहाँ पे चूरन चारु में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। समन सकल में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इतनी ये ही आवृत्ति हो रही है इनमें। और अमीय अमीय और समन में मैं वर्ण की हो रही है यहाँ पे, क्योंकि क्रम वही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है और यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे जबकि पहले नंबर पे, तो इसे हम आवृत्ति नहीं मानेंगे। आवृत्ति का क्रम भी वही होना चाहिए। अगर ये पहले नंबर, अगर यहाँ पे ये पहले नंबर पे है तो यहाँ भी ये वर्ण पहले नंबर पे होना चाहिए। अगर ये दूसरे पे तो ये भी दूसरे पे ही होना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे अमीय में मैं यहाँ दूसरे नंबर पे, तो समन में भी आ रहा है मैं। तो इस तरह से आप इसका हिसाब लगाओगे। ठीक है, अब हम अगले अनुप्रास अलंकार के उदाहरण की तरफ चलते हैं। वृत्यानुप्रास। अब वृत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। एक से अधिक बार कितनी भी बार हो सकती है। अब ये हमने छेकानुप्रास को देखा, तो छेकानुप्रास में आवृत्ति बस एक बार होनी चाहिए। बस एक को बुलाएगा, बाकी के दोस्तों को छेक देगा, छोड़ देगा, बस एक मित्र को बुलाया जाएगा। ठीक है, फंक्शन में। जबकि वृत्यानुप्रास, वृत्त क्या है? वृत्त। अब वृत्त कोई एक अकेला मिलकर के तो बना नहीं सकता, उसके लिए कई लोग चाहिए, उसके लिए कई लोग चाहिए। तो इसमें एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। किसमें? एक से ज्यादा कितने भी हो जाएंगे वृत्तानुप्रास में, जो वृत्त बनाएंगे। तो जहां आवृत्ति एक से ज्यादा बार होगी, ठीक है, आवृत्ति एक से ज्यादा बार कितनी भी बार हो सकती है, वहां हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तो यहाँ पे तय वर्ण की आवृत्ति देखिए कितनी बार हो रही है, कितनी बार हो रही है आवृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 बार आवृत्ति हो रही है। अगर हम इसे इतना ही माने कि यहाँ तक हो ये तरनी तनुजा, इतना ही लिखा होगा, तो ये छेकानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति बस एक बार होगी ये। ठीक है, और जब ये बेटा पूरा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, ठीक है, अगर इतना होगा तो ये वृत्तानुप्रास हो जाएगा। तरनी तनुजा तक रहेगा तो छेकानुप्रास है। अगर उससे ज्यादा तरनी तनुजा तट भी हो जाएगा, तट भी इसमें जुड़ जाएगा, तो भी वृत्तानुप्रास है। तमाल को भी जोड़ देंगे तो भी वृत्तानुप्रास है, और तरुवर भी आ जाएगा तो भी ये वृत्तानुप्रास है। एक से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इससे अगला है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास किसे कहते हैं? लाटानुप्रास होता है जहां पर एक ही शब्द या वाक्य खंड दो बार आता है। पूरा का पूरा देखो, अभी तक हमने देखा बेटा छेकानुप्रास में, और कौन सा था? वृत्तानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास दोनों में वर्णों की आवृत्ति की बात कर रहे थे। जबकि यहाँ पे लाटानुप्रास में हम पूरे के पूरे शब्द की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा शब्द भी हो सकता है या वाक्य खंड भी हो सकता है, परंतु वहां पर लिखा एक जैसा रहेगा, पर जब हम पूरी पंक्ति का तात्पर्य निकालेंगे तो भाव बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कह रहा है कि अगर पूत कपूत है तो काहे का धन संचय करना, क्यों धन को जोड़ना, क्योंकि पूत कपूत है तो वो सारे धन को व्यर्थ ही उड़ा देगा, सबको बर्बाद कर देगा। दूसरा कह रहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और अगर आपका पूत सपूत है तो भी आपको धन क्यों जोड़ना है, क्योंकि वो तो खुद ही कमा लेगा। तो इस तरह से आप देखो, देखो यहाँ पे भी पूत है, यहाँ भी पूत है, ठीक है, तो यहाँ भी तो है। का धन संचय पूरा का पूरा, और कपूत और सपूत, इसमें यहाँ पे कै और से का दोनों में बस अंतर है, बाकी की पूरी पंक्ति में वाक्य खंड को दोहराया गया है।
तो ये हो जाएगा लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास को कैसे समझोगे, कैसे याद रखोगे अपने दिमाग में कि वही कौन सा लाटानुप्रास है। लाटानु, लाटानु से अर्थ हो रहा है कि कोई चीज लेटी हुई है। तो लेटा हुआ क्या है, पूरा का पूरा कोई शब्द लेटा हुआ है या वाक्य खंड लेटा हुआ है। तो आप ऐसे याद रखोगे कि लेटना, लेटते हैं जब, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो लेटा हुआ है तो वो ऐसा तो है नहीं कि अगर आधा बैठा हुआ है और आधा लेटा हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि वो लेट रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरा शरीर अगर उसका लेटा हुआ है तभी कह सकते हैं कि हाँ वो लेटा हुआ है। तो शब्द या वाक्य खंडों का जो दोहराव होगा वो लेटी हुई मुद्रा में रहेंगे, तो हम उसे लाटानुप्रास कहेंगे। इससे अगला है, इससे अगला जो अलंकार है वो है अनंतानुप्रास। अगला है अनंत्यानुप्रास अलंकार। अनंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, देखो अनंत्यानु में अंत आ रहा है, क्या छुपा हुआ है, अंत। तो मतलब अंत में एक जैसे स्वरों और वर्णों का प्रयोग मिलेगा, मतलब तुकबंदी होगी। क्या होगी बेटा, तुकबंदी जहां देखने को मिलेगी वहां होगा अनंत्यानुप्रास अलंकार। अनंत्यानु से क्या याद रखोगे, अंत। अंत में एक जैसे स्वर या वर्णों का प्रयोग होगा, और एक जैसे स्वर या वर्णों का प्रयोग होता है तो वहां पे तुकबंदी बन जाती है। तुकबंदी किसे कहते हैं, जहां लास्ट में एक जैसे स्वर या वर्ण आए। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे आप देखो पढ़ के उदाहरण में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो सागर और उजागर दोनों में तुक आ रही है, सागर उजागर। तो यहाँ पे एक जैसे क्या हो रहे हैं, स्वर और वर्णों का प्रयोग हो रहा है, स्वर और व्यंजनों का प्रयोग है, तो यहाँ पे तुकबंदी बन गई है, तो इसे कहेंगे अनंत्यानुप्रास अलंकार। इससे अगला है जो पांचवा अंतिम अलंकार है वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानु, श्रुत्यानु का अर्थ जो सुनने में एक जैसा लगे, सुनने में एक जैसा प्रतीत हो, सुनने में एक जैसा। श्रुत्यानु का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, और यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि सुनने में एक जैसा लगे, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ होते हैं, उनसे उच्चारित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो इसे कैसे समझोगे, जैसे अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी बेटा, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है। तो हिंदी की वर्णमाला की मैंने आपको अभी ये टेबल दिखाई थी। तो इसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 क्या होते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसे कहते हैं हम कैवर्ग। ये वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इसमें, स्पर्श वर्ग। इसे कैवर्ग कहते हैं, इसे चैवर्ग कहते हैं, ये होता है टैवर, और ये होता है तैवर, और ये होता है पैवर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। जो कैवर्ग होता है, जो कै वर्ग रहेगा उसका उच्चारण स्थान होता है बेटा कंठ है। क्या होता है, कंठ। चै वर्ग का क्या होता है, चै वर्ग का होता है तालु। टै वर्ग का होता है मूर्धा, जिसे मूर्धन्य भी बोला जाता है। और तै वर्ग का क्या होता है, दंत्य, दंतव्य मतलब दांतों से। और पै वर्ग का होता है ओष्ठ, मतलब होठों से। तो जो कैवर्ग है, यह कैवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, और चैवर्ग का होता है तालु, और टैवर्ग का होता है मूर्धा, और तैवर्ग का होता है दंतव्य, और पैवर्ग का होता है ओष्ठ। तो ये उच्चारण स्थान होते हैं कि जो 5-5 ये वर्ग हैं, कैवर्ग के 5 ये हैं, चैवर्ग के 5 वर्ण हैं, टैवर्ग के भी 5 वर्ण होते हैं, तै के भी 5 वर्ण हैं, और पैवर्ग के भी 5 वर्ण होते हैं। इनके ये उच्चारण स्थान है। तो जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है उसमें क्या रहेगा कि एक जैसे स्थान से उत्पन्न होने वाले वर्णों की आवृत्ति रहेगी। जैसे कै वर्ग के जो 5 व्यंजन हैं तो इनकी ही ज्यादा आवृत्ति होगी, जैसे क की होगी, फिर ख, ग, घ, इनकी ज्यादा आवृत्ति होगी। अगर चै वर्ग के हो रहे हैं तो चै, छ, जय, झ, इनकी ही ज्यादा आवृत्ति होगी। तो वहां पर होगा कि जो सुनने में भी एक जैसे लगेंगे, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान भी एक जैसा है, तो सुनने में भी एक जैसे ही प्रतीत होंगे। वहां पे होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अभी हम वहाँ पे उसी टेबल पे वापस से चलते हैं।
तो सुनने में जो एक जैसा लगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृहवाल ग्वाल बालते। तो दिनांत जो द है वो कौन से वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है। तय वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तय, थे, द, ध, न। ये होते हैं 5 व्यंजन तय वर्ग में, जिनका उच्चारण दांतों से होता है। तो देखो, द ये भी हो गया, न है ये भी तय वर्ग का है, और तय, तय भी ये तय वर्ग का है। थ भी हो गया इसी में। थे दिन ना डूबते। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्णों की आवृत्ति किनकी हो रही है? एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले शब्दों की। था, थे हो गया, दिननाथ फिर से आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो और मैं डिटेल में समझा दूंगी इसे। अब देखो, हम भेदों का एक बार फिर से तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। सबसे पहला था हमारा अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा है अनंत्यानुप्रास और पांचवा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जो पहला है छेकानुप्रास, उसमें आवृत्ति केवल एक बार होगी। वृत्तानुप्रास में एक से अधिक बार होगी, अनेकों बार कितनी भी बार हो सकती है, बस एक से ज्यादा बार होगी। छेकने का मतलब, छेकानुप्रास में एक मित्र को बुलाया, बाकियों को छेक दिया, बाकियों को छोड़ दिया। वृत्तानुप्रास में एक अकेला वृत्त नहीं बना सकता, उसे वृत्त बनाने के लिए काफी सारे चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा चाहिए वृत्त बनाने के लिए, तो एक से ज्यादा बार आवृत्ति होगी। लाटानुप्रास, जहाँ पे शब्द या वाक्य खंड लेटे हुए हैं, तो शब्द या वाक्य खंड, और जहाँ उनका फिर जब हम भावार्थ करते हैं तो उनके भिन्न अर्थ निकलते हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं कि शब्द और वाक्य खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही पूरा शब्द 2 बार आ रहा है और इसका तो अर्थ भी सेम सा ही निकल रहा है, पर जब हम पूरी पंक्ति का उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा। अनंत्यानुप्रास अलंकार, जो अंतिम पद होंगे उनमें क्या मिलेगी आपको? तुकबंदी। तुकबंदी किससे? एक जैसे स्वरों या व्यंजनों का प्रयोग वहां पे होगा। इससे अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही उच्चारण स्थान, कंठ हो, दंत्य हो, ओष्ठ हो, मूर्धा हो, तालव्य हो, ठीक है, या तो क वर्ग के ही व्यंजनों का प्रयोग है, या च वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग है, या तय वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग है, या पै वर्ग के व्यंजनों का ज्यादा प्रयोग होगा। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक अगली क्लास में। धन्यवाद।